जय हिंद। आप सभी को स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल एसएससी अंकित सिंह में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका 13 जून थर्ड शिफ्ट का जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका 100% एक्यूरेट क्वेश्चन के साथ दोस्तों इस वीडियो में हम लोग प्रश्न को देखेंगे कि आपका किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है, ताकि आने वाले आगामी एग्ज़ाम में आपका दोस्तों तैयारी इसी आधार पर कर सके और अपना जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं उसका मिलान भी कर सकते हैं हम। तो आइए प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन सा प्रश्न आया है। दोस्तों, प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितना भी दोस्तों रेलवे का आपका एग्ज़ाम होने वाला है या रेलवे का जो भी प्रैक्टिस सेट निकलता है, जो कि आपका रुक्मणी पब्लिकेशन हो या कोई अदर टीचर का, तो उसका प्रैक्टिस सेट हम इसी चैनल पर कराते हैं। तो आप लोग ज़रूर पल पल के अपडेट के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। देखिए, पहला प्रश्न था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी, जो कि दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है। आप इसके आधार पर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार अगर भारत की प्रभावी साक्षरता दर पूछे तो 74.04% हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए इसके तथ्य के बारे में देख लेते हैं कि अगर सिर्फ पुरुष साक्षरता दर पूछे तो 82.14% थी, जबकि महिला साक्षरता दर 65.46% थी। और वहीं दोस्तों अगर पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका केरल राज्य है, और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य तो यह बिहार राज्य हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत दोस्तों आइए ऑप्शन देखिए, आपका 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर बात किया जाए तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में भारतीय संविधान का भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51 के क में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें प्रत्येक भारतीय नागरिक जो माता पिता या अभिभावक है का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। और वहीं दोस्तों अगर मौलिक अधिकार पूछे तो इसे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में जोड़कर आपका मौलिक अधिकार को बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। और बात करें दोस्तों मौलिक कर्तव्य, तो याद रखिएगा ये आपका अनुच्छेद 51 के ए में है, जबकि आपका अगर वर्तमान में पूछे कुल कितना मौलिक कर्तव्य है तो 11 मौलिक कर्तव्य है, जबकि संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय मौलिक कर्तव्य आपका दोस्तों 0 थी। अगला क्वेश्चन चलते, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत किस वर्ष आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बना था। तो देखिए भारत का अगर बात किया जाए तो ये आपका अस्ताना शिखर सम्मेलन 9 जून 2017 को आपका जो कि कजाकिस्तान में होता है, उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों ने सदस्य की दर्जा मिला था। देखिए दोस्तों अगर संघाई संगठन का बात करें यानी इसका शॉर्ट फॉर्म SCO हो जाएगा, आपका संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी अगर स्थापना पूछे तो 15 जून 2001 को संघाई चीन में हुआ था। इसके संगठन पहले संघाई 5 के रूप में जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1996 में ही हुआ था। और संस्थापक देश में आपका कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी आपका स्थापक देश हो जाएगा। वहीं अगर इसका मुख्यालय पूछे तो चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए का आया था कि टैगा वनस्पति को किस प्रकार की वनों की संज्ञा दिया गया है। तो टैगा वनस्पति को दोस्तों बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो टैगा वनस्पति को शंकुधारी वन या बोरेबियल वन का उदाहरण दिया गया, नहीं राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट अपना एग्जाम दिए है तो अपना प्रश्न दोस्तों मिला सकते हैं कि सेम यही प्रश्न
आपके एग्ज़ाम में आया था या नहीं आया था। अगर आया था तो ज़रूर आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट दें कि आप लोग का कितना सही हुआ है। देखिए, अगर शंकुधारी वन की विशेषता पूछे तो यह टैगा क्षेत्र में मुख्य रूप से सुई के आकार के पत्तियों वाले सदाबहार शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। और जबकि उदाहरण पूछे तो चीड़, देवदार, फर और लार्च ये आपका शंकुधारी वन का उदाहरण हो जाएगा। और इसका क्षेत्र पूछे बोरेबियल या शंकुधारी का तो मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, कनाडा और अलास्का का क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1976 में अस्पृश्यता यानी अपराध अधिनियम 1955 का नाम बदलकर क्या रखा गया था। तो आपको बताना है दोस्तों कि 1976 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत अपराध अधिनियम 1955 का नाम बदलकर क्या रखा गया था। तो देखिए, इसका नाम बदलकर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 रखा गया था। यानी दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। राइट आंसर आपका इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं अगर यह कानून अगर बात किया जाए तो यह कानून आपका 1976 ईस्वी में पूरे भारत देश में लागू हो गया था। जबकि संशोधन आपका 1965 के गठित इलिया पेरुमल समिति के सिफारिश के आधार पर इसमें संशोधन हुआ था। देखिए, अगर यह दोस्तों पूछे कि अनुच्छेद आपका किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का दोस्तों चर्चा है, तो ये आपका अनुच्छेद 17 में छुआछूत या अस्पृश्यता की चर्चा है। देखिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, यदि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा को दुगना कर देने पर दोस्तों ऊष्मा का प्रभाव बताना है कि दुगना होगा कि 4 गुना कि आधी की अपरिवर्तित। तो ये आपका 4 गुनी हो जाएगी, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक अधिनियम पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था। भारतीय आपको बताना है कि सिटीजनशिप एक्ट कब लागू किया गया था। तो पहली बार आपका भारतीय अगर ऑप्शन के अनुसार देखिए तो यह आपका दोस्तों 30 दिसंबर 1955 को लागू किया गया था, जिसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 30 दिसंबर 1955 को। और हाल ही में आप लोग दोस्तों 2019 में सुने होंगे CAA NRC, तो ये सभी आपका विधेयक नागरिकता संशोधन से संबंधित था। और नागरिकता संशोधन पर कानून दोस्तों आपका संसद के द्वारा बनता है। वहीं नागरिकता प्राप्त करने का भारत में कुल 5 तरीका है। और पहला तरीका है जन्म से, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण द्वारा, चौथा है प्राकृतिकरण या देशीकरण के द्वारा, और पांचवा है क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा। तो ये सभी याद रखिएगा दोस्तों, 5 तरीका है आपका। और भारत के नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो ये आपका 6 बार किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र ताल वाद्य यंत्र है। बताना है कि इनमें से कौन सा ताल वाद्य यंत्र है। तो इसका देखिए आपका ताल या अनुवाद्य यंत्र का आपका उदाहरण हो जाएगा मृदंगम, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मृदंगम। देखिए, ताल या वाद्य यंत्र के बारे में जान लीजिए पहले कि ताल वाद्य यंत्र किसे कहते हैं। तो ये आपका ये वो वाद्य यंत्र होता है जिन्हें हाथों, उंगलियों या छड़ियों के से पीट कर या थपथपा कर बजाया जाता है, तो उसे आपका दोस्तों ताल वाद्य यंत्र कहा जाता है। और इसका उदाहरण मुख्य रूप से मृदंगम हो जाएगा। अगला देखिए कि तत्ववाद्य यंत्र अगर पूछे तो तत्ववाद्य यंत्र आपका जिनमें तार लगे होते हैं और उंगलियों या मिजराब से बनाया जाता है, जैसे आपका बीड़ा और सितार इसके उदाहरण हो जाएंगे। अगला देखिए दोस्तों सुशीर वाद्य, जिन्हें फूंक मारकर हवा के दबाव से बजाया जाता है, उसे बांसुरी या इसके शहनाई उदाहरण हो जाएगा। तो उदाहरण जरूर याद रखिएगा दोस्तों, सुशीर वाद्य यंत्र का बांसुरी और शहनाई। हो सकता है कि आने वाले नेक्स्ट शिफ्ट में दोस्तों आपका सुशीर वाद्य यंत्र पूछ सकता है या घन वाद्य यंत्र पूछ सकता है। तो आप सभी उदाहरण रखिएगा। घन वाद्य यंत्र का आपका मजीरा या झांझ हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु अंग्रेजों से युद्ध करते हुए किस तिथि को हुआ था। बताना दोस्तों कि झांसी की मृत्यु कब हुई थी। तो महारानी लक्ष्मीबाई यानी झांसी की रानी की मृत्यु 18 जून 1858 को अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और इन्होंने 1857 का नेतृत्व झांसी से किए थे। तो ये भी आपका दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछता है, तो याद रखिएगा। और इनका जन्म पूछे तो इनका जन्म ग्वालियर के पास कोटा सराय में दोस्तों इनका मृत्यु हुआ था, ग्वालियर के पास कोटा सराय में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए। और इनका बचपन का नाम याद रखिएगा मणिकर्णिका था और इनका जन्म आपका बनारसी में हुआ था। और इनकी अगर पति का नाम पूछे या इनका किन से शादी हुआ था, इनका पति का नाम आपका दामोदर राव हो जाएगा। और इन्होंने अपने पुत्र को दोस्तों गोद लिए थे। रानी का पुत्र का नाम दामोदर राव जबकि पति का नाम गंगाधर राव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है कि 1991 के आर्थिक सुधार में उदारीकरण की नीति लागू करने का प्रथम प्राथमिक उद्देश्य क्या था। बताइए आप लोग क्या टिक कर क्या है। 1991 के आर्थिक सुधार में उदारीकरण यानी एलपीजी की नीति लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य आपका दोस्तों हो जाएगा 1991 के आर्थिक सुधारों के अंतर्गत उदारीकरण का प्रथम प्राथमिक उद्देश्य भारतीय व्यापार और उद्योगों को सरकारी नियंत्रण प्रतिबंधों और लाइसेंस से मुक्त करना था। यानी इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यापार और उद्योगों को प्रशासनिक नियंत्रणों से मुक्त कर सुविधा देना था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला होता है कि भारतीय लोकतंत्र में एक संसदीय समिति का प्राथमिक कार्य क्या है। तो बताना है कि संसदीय समिति का प्राथमिक कार्य क्या है। तो संसदीय समिति का ऑप्शन के अनुसार देखिए आपका प्राथमिक कार्य क्या होगा। तो इसका मुख्य कार्य हो जाएगा कि विधेयक, बजट और सरकारी नीतियों की विस्तृत जांच तथा कार्यपालिका की जवाबदेही तय करना। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के गठन और उनकी नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के गठन का मुख्य उद्देश्य आपका देखिए ऑप्शन देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा गलत तरीके से लागू किए गए दमनकारी कानूनों को निरस्त करना था। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गायन की शैली नहीं है। बताना है कि कौन सा आपका गायन की शैली नहीं है। तो बैरागी गायन का शैली दोस्तों आपका नहीं हो जाएगा। बाकी ध्रुपद, ख्याल और टप्पा ये गायन की शैली के अंतर्गत आता है। जबकि आपका बैरागी एक संगीत का राग है जिसे बैरागी भैरव भी कहा जाता है। अगला देखिए, वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी COP 29 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। बताना है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। तो देखिए भारत का स्थान आपका दोस्तों 10वां स्थान हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगर दोस्तों पूछे कि आपका जलवायु प्रदर्शन सूचकांक किन संस्थाओं द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये आपका जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला देखिए 2025 के लॉर्उस विश्व खेल पुरस्कारों में लॉर्उस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया। तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए लॉर्उस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में पुरुषों का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार आपका मोंडे डुप्लिट्स को दिया गया है।
वहीं अगर महिलाओं का बात किया जाए तो महिलाओं ने आपका सिमोन बाइल्स को दिया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों। और मोडे डुप्लिस्ट आपका स्वीडन के दिग्गज पोल वाल्टर आपका हो जाएगा। अगर देखिए कि 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है, तो 1 किलोवाट घंटा दोस्तों 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि यूनेस्को द्वारा शामिल प्रसिद्ध छऊ नृत्य को किस विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, तो बताना है कि छऊ नृत्य को दोस्तों किसके अंतर्गत रखा गया है। तो ऑप्शन के अनुसार छऊ नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में रखा गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में। वहीं अगर छऊ नृत्य की बात किया जाए तो छऊ नृत्य आपका मुख्य रूप से झारखंड राज्य और बिहार राज्य से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, इसका मुख्य कारण क्या है। बताना है दोस्तों कि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, इसका कारण क्या है। तो देखिए ऑप्शन में ये दिया है, ऑप्शन के अनुसार दोस्तों इसका मुख्य कारण है परमाणु आकार का बढ़ना, उसके बाद आयनन ऊर्जा का कम होना है। यानी राइट आंसर दोस्तों अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आयनन ऊर्जा में कमी होना और परमाणु आकार में वृद्धि यानी बढ़ना। और वहीं दोस्तों अगर बात किया जाए तो आधुनिक आवर्त सारणी आपका मोस्लो के आवर्त सारणी पर आधारित है, जो कि परमाणु संख्या के आवर्त फलन पर आधारित है। अगला देखिए प्रश्न आया था कि सीपीयू के भीतर सभी गणितीय जैसे जोड़ना घटाना और तार्किक ऑपरेशन को करने के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है। तो सीपीयू के अंतर्गत दोस्तों अगर तार्किक जोड़ना घटाना अगर बात किया जाए तो ये आपका ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिम्मेदार होता है। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं अगर CU अगर पूछे कंट्रोल यूनिट, तो कंट्रोल यूनिट दोस्तों आपका कंप्यूटर के अन्य सभी घटकों जैसे इनपुट आउटपुट मेमोरी का नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कंप्यूटर के सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। बताना है सबसे तेज आपका कौन सा मेमोरी है। एक है रैम मेमोरी, एक कैश मेमोरी, रजिस्टर्ड हार्ड डिस्क। तो ये सबसे तेज मेमोरी आपका दोस्तों रजिस्टर मेमोरी हो जाएगा। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रजिस्टर्स मेमोरी। अगला देखिए प्रश्न था कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में परंपरागत कृषि और प्राकृतिक खेती जैसे PKVY को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार का वित्तीय योगदान कितना निर्धारित है। तो देखिए इसका सही उत्तर बता देते हैं, ये आपका दोस्तों 90:10%। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 90 × 10% इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। बांग्लादेश की भौगोलिक संरचना में जनसंख्या के असमान वितरण और विभाजन के लिए मुख्य रूप से कौन सी नदी प्रणाली जिम्मेदार है। बताना है कि बांग्लादेश के विभाजन के लिए कौन सा नदी जिम्मेदार है। तो बांग्लादेश के जनसंख्या वितरण और क्षेत्रीय समानता के कारण दोस्तों प्रमुख नदी आपका पद्मा यानी गंगा नदी, जमुना यानी ब्रह्मपुत्र नदी, और इन दिनों के दोनों का संगम दोस्तों मेघना नदी। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, पद्मा, जमुना और मेघना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखिए आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य और नागरिकों के बीच विवादों तथा प्रशासनिक अपराधों को सुलझाने के लिए किस न्यायालय का प्रावधान था। तो आचार्य कौटिल्य के अनुसार दोस्तों ये आपका मुख्य रूप से 2 न्यायालय का प्रावधान था। दोनों न्यायालय में आपका दोस्तों कंटक शोधन न्यायालय हो जाएगा। नहीं, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आता है भारत के किस वर्ष जनगणना के अंतर्गत पहली बार देश के पारंपरिक शिल्पों, कुटीर उद्योग और कारीगरों को विस्तृत विवरण जुटाने के लिए एक विशेष शिल्प सर्वेक्षण यानी क्राफ्ट सर्वे को समाहित किया गया है। तो ये दोस्तों आपका अगर पूछे कि विशेष शिल्प सर्वेक्षण कब शामिल किया गया था, तो यह आपका 1961 में शामिल किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और वर्तमान में दोस्तों 2021 का जो जनगणना था वो आपका कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था, जो कि 2026 में हो रहा है।
अगला देखिए कि सम्राट अशोक के किस शिलालेख में उनके प्रसिद्ध कलिंग युद्ध और हृदय परिवर्तन का विवरण है। तो ये दोस्तों आपका कलिंग का युद्ध की चर्चा अशोक के 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए कि किसी राज्य के विधानमंडल के निचले सदन के समय से पूर्व भंग होने की स्थिति को छोड़कर एक विधायक अधिकतम कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है। तो एक विधायक दोस्तों अपना समय लगभग 5 वर्ष तक रह सकता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए कि जून संक्रांति के दिन सूर्य किरणें किस अक्षांश पर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण वहाँ वर्ष के सबसे बड़ा दिन होता है। बताना है दोस्तों कि जून संक्रांति के दिन सूर्य की किरणें किस अक्षांश पर लंबवत पड़ती है। तो जून संक्रांति आपका 21 से 22 जून के बीच होता है, जिसमें आपका 23.5 डिग्री आपका दोस्तों उत्तरी अक्षांश पर लंबवत पड़ता है। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो कि वर्तमान में अभी दोस्तों उत्तर भारत में कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, जो कि अभी जून का महीना चल रहा है। और वहीं दोस्तों दिसंबर अगर क्रांति पूछे तो याद रखिएगा 21 से 22 दिसंबर के बीच होता है, और इसमें दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और उस समय आपका मकर रेखा पर लंबवत सूर्य की किरणें पड़ती हैं। अगला देखिए क्वेश्चन आया था कि वर्ष में किन 2 तिथियों को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर सीधे पड़ती है, जिससे पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। तो पूरे पृथ्वी पर दोस्तों दिन और रात आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, जो कि एक बसंत विषु है, एक शरद विषु है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों किस राज्य में पूछा है। तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में हो जाएगा। और इस चोटी का नाम पूछे दोस्तों तो अनाई मोड़ी हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, अनाई मोड़ी, सॉरी ये तमिलनाडु राज्य नहीं बल्कि ये आपका केरल राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने नवंबर 2025 में अपने सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-3 को किस परीक्षण यान द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। तो ये आपका दोस्तों करंट से संबंधित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका LVM-3M5, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा पारित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अगर प्राथमिक उद्देश्य पूछे तो ये आपका दोस्तों समाचार पत्रों पर कड़ा नियंत्रण लगाना था। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय भाषा की प्रेस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना। यानी राइट आंसर आपका दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए कि भारत में सल्तनत काल के दौरान वास्तुकला के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख संरचनात्मक बदलाव देखा गया था। तो सल्तनत काल के दौरान दोस्तों वास्तुकला के क्षेत्र में आपका प्रमुख बदलाव इंडो इस्लामिक वास्तुकला के साथ ये आपका दोस्तों मेहराब और गुंबद शैली का निर्माण देखा गया था, जो कि राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मेहराब और गुंबद शैली का आगमन हुआ था। नेक्स्ट देखिए, मौसम पूर्वानुमान के लिए कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से किस वैज्ञानिक क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। तो मौसम विज्ञान का अगर दोस्तों बात किया जाए तो ये आपका मौसम विज्ञान यानी मेट्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। यानी राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मेटियोरोलॉजी के अंतर्गत आता है। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला देखिए कि रक्षा मंत्री के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत किस संस्था के TDF योजना के वित्तीय सहयोग से विकसित ग्रीन पॉपुलेशन सिस्टम का इसरो द्वारा अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है। तो इसका सही अगर उत्तर बात किया जाए तो ये आपका दोस्तों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया है। राइट आंसर आपका दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला देखिए कि IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करने वाले देश का सही क्रम कौन सा है। तो इसमें से अगर शीर्ष टॉप 3 अगर दोस्त का बात किया जाए तो ये आपका स्विट्जरलैंड हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों सिंगापुर और हांगकांग हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। तो आप लोग दोस्तों मिला लिए होंगे कि आप लोग का कितना सही उत्तर होगा और आने वाले एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है ये भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि नवंबर 2025 के संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा संसदीय बोर्ड ने पटना में अपने नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में विधायक दल का नेता चुनने के लिए किसे केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। तो ये आपका दोस्तों केंद्रीय पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य को नेतृत्व किया था, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन भी होगा। यानी दोस्तों आप लोग करंट अफेयर भी अच्छा से पढ़ के जाइएगा, करंट अफेयर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के स्थान पर शुरू की गई नई VVG रामजी योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवार को प्रति वित्तीय वर्ष कितने दिनों की गारंटीकृत रोजगार का प्रावधान किया गया है। तो यह प्रावधान दोस्तों 125 कार्य दिवस के अंतर्गत किया गया है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि पहले दोस्तों आपका 100 दिन था जिसे बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। अगला देखिए कि गैस के भौतिक नियमों में से किस नियम के अंतर्गत गैस के तापमान स्थिर रहता है। तो गैस का तापमान आपको दोस्तों बताना है, तो ये आपका बॉयल्स के नियम के अंतर्गत गैस का तापमान नियत रहता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि आपका आयतन समानुपाती दोस्तों प्रेशर होता है और जो कि टेम्परेचर नियत रहता है। इस तरह से दोस्तों आपका जितना भी NTPC में आपका 13 जून थर्ड शिफ्ट का जो भी एग्जाम हुआ था उस सभी का जो भी क्वेश्चन हमको मिला वो हम करा चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे ताकि मेरा मोटिवेशन भी बढ़ते रहे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें आप तक जल्द ही पहुंच जाए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।